गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अपने जो पिछली वीडियो थी उसमें मिरर फॉर्मूले तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है कि रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द हमारी जो इमेज होती है वो कितनी मैग्नीफाई हुई है हमारे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। तो जो इमेज है उसकी हमने साइज क्या लेते हैं, एच डैश लेते हैं। एच डैश क्या होती है? इमेज साइज होती है। और जो हमारी एच होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट साइज। तो अगर हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to ऑब्जेक्ट साइज। कि हमारी जो इमेज है वो कितनी मैग्नीफाइड होगी ऑब्जेक्ट साइज से अगर हम कंपेयर करें। तो हमारा ऑब्जेक्ट साइज जो है वो क्या हो गया? एच हो गया। और इमेज साइज क्या हो गया? एच डैश हो गया। तो कंपेयर किसको करना है? इमेज साइज को। तो इमेज साइज को ऊपर रखते हैं। कंपेयर किससे करना है? ऑब्जेक्ट साइज से। तो ऑब्जेक्ट साइज को क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं। इसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। कि इमेज का क्या, इमेज साइज का क्या करना है? कंपेयर करना है किससे? ऑब्जेक्ट साइज से। मतलब कितने एक्सटेंट तक इमेज अपनी मैग्नीफाइड हुई, कितने एक्सटेंट तक हमारी जो इमेज है वो बढ़ी या घटी। इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। द मैग्नीफिकेशन एम is also related to the object distance u and image distance v। मैग्नीफिकेशन को किससे डिनोट किया जाता है? सबसे पहले ये देखेंगे, मैग्नीफिकेशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर m से। और इसने एक चीज और बोली है कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो इमेज साइज तो हो गई h, जो हमारी इमेज डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? आपको मिरर फॉर्मूले में पढ़ाया था कि इमेज डिस्टेंस होती है वो होती है v। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? u। ये हमारी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो सबसे ऊपर इमेज की हाइट रखी थी, नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट रखी थी। इसका मतलब है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है अगर वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस वी अपॉन यू। ये आपको याद रखना है कि जो मैग्नीफिकेशन होता है अगर दोनों चीजों की हाइट कंपेयर करोगे तो एच डैश अपॉन एच रखोगे, मतलब ऊपर इमेज की हाइट नीचे ऑब्जेक्ट की हाइट। लेकिन अगर आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखोगे तो ऊपर इमेज की डिस्टेंस और नीचे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। लेकिन इसमें एक माइनस साइन आ जाता है, एच वाले में माइनस साइन नहीं आता, याद रखना। और यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in size is placed at 25 सेंटीमीटर in front of concave mirror। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज क्या है? 4 सेंटीमीटर है। ये स्मॉल लेटर m जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। उसने बोला क्वेश्चन में, एग्जांपल में, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी साइज कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की साइज हम h लेते हैं तो ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। इसके बाद इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कि अपना जो कॉनकेव मिरर है इससे 25 सेंटीमीटर फ्रंट में है। तो हमने कल बताया था आपको साइन कन्वेंशन में कि अगर मिरर से इस साइड लेते हैं तो माइनस में लेते हैं कोई भी चीज। तो ये क्या थी? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? हमारी u होती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर u होगी तो 25 सेंटीमीटर माइनस में, तो माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद मिरर की जो फोकल लेंथ दी हुई है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आपको पता है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहाँ होती है? यहाँ होती है। तो इस तरफ फिर से माइनस हो जाएगा। तो फोकल लेंथ को क्या लेंगे? माइनस 15 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। उसने बोला है कि मिरर से कितनी डिस्टेंस पे हम एक स्क्रीन रखेंगे जिससे हमें इमेज मिल जाए। तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है, मतलब v निकालना है। और क्या निकालना है? फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। और उसका नेचर निकालना है और साइज निकालना है। सबसे पहले हम लगाएंगे, अपन को v निकालना है। अपन को u और f दिया है। आपको मिरर फॉर्मूला बताया था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है।
v निकालना है तो u को उस तरफ ले जाएंगे तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1 माइनस u, यहाँ प्लस का है इस तरफ माइनस का हो जाएगा माइनस 1/u। यहाँ से याद रखो 1/v निकालना है तो इक्वल f कितना है अपना, f है -15, तो 1/f की जगह 1/-15 कर सकते हो, माइनस 1/u में कितना है -25। ये माइनस ये वाला है, लेकिन जब हम u का माइनस लगेंगे तो -25 यहाँ पे लिख देंगे, -25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इक्वल क्या आ जाएगा -1/15 प्लस 1/25। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा, 15 5 जा 75 तो -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 होता है हमारा -2, -2 अपॉन 75, -2 अपॉन 75 किसकी वैल्यू है, ये है वैल्यू 1/v की, 1/v की वैल्यू निकाल रहे थे, 1/v की वैल्यू कितनी आ गई -2 अपॉन 75। अपन को v 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, v की, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा -75 अपॉन 2 हो जाएगा। -75 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है -37.5। तो जो हमारा v आया वो क्या आया, माइनस में आया। माइनस का मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज बनेगी वो भी मिरर की किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। तो इमेज कितनी बन गई -37.5 जो हमारी इमेज डिस्टेंस आ गई, मतलब v आ गई। इसके बाद द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, तो हमें स्क्रीन का रखनी पड़ेगी मिरर के यहाँ पे, कितनी दूर, 37.5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, मिरर के यहाँ पे। अब अपन को निकालना है क्या, नेचर निकालना है, नेचर ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, h'/h। इसको हम रब कर देते हैं नीचे वाले को जितना अपन ने किया। अपन को सिर्फ किससे मतलब है, v की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करना है, हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है h'/h। हमारे पास v भी है और u भी है, u दिया था और v हमने निकाल लिया। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो -v/u है, एक फॉर्मूला h'/h है। तो सबसे पहले हम -v/u लगाएंगे। v कितना आया अपना -37.5। देखो ये फॉर्मूले वाला माइनस एज इट इज रखो, फिर v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू माइनस पहले ही से है, ऐसा रख देंगे। और जो हमारा u था वो क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि कितना था 25, और इस तरफ था इमेज के तो -25 था, ठीक है। अगर इसको हम इससे काटते हैं, माइनस को माइनस से काटते हैं, तो जो मैग्निफिकेशन है -37.5 और यहाँ क्या बचेगा 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे -37/5 को 25 से, तो हमारा जो क्या आंसर क्या आएगा, देखो v की वैल्यू क्या थी 75/2 थी, मतलब 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं 75/2। क्यों लिखेंगे 75/2, क्योंकि नीचे ये 25 से कट जाएगा। तो इसका मतलब है इसको माइनस का माइनस रखा रहने दो, 37.5 को लिख दो 75/2, नीचे 25 पहले ही से है। अब क्या होगा, ये कट जाएंगे 3 का, तो ये कितना आ जाएगा -3/2। -3/2 का मतलब होता है -1.5। तो जो हमारी क्या आ गई मैग्निफिकेशन क्या आ गया -1.5। अब हमें h' और h से क्या निकालना है, हमारी जो इमेज की हाइट निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है h'/h। मैग्निफिकेशन अपन को पता चल गया -1.5। h' हमको निकालना है, h कितना है, h कितना दिया था आपको, जो ऑब्जेक्ट की हाइट दी थी वो कितनी दी थी, ऑब्जेक्ट की साइज 4 सेंटीमीटर दी थी, तो 4 सेंटीमीटर रख दो। अगर 4 सेंटीमीटर को हम इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 1.5 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और माइनस का साइन माइनस जैसे माइनस ही रहेगा। -6 किसकी हाइट निकल आई, इमेज की हाइट निकल आई। यहाँ से क्या पता चलता है, हमने कल आपको बताया था कि जब भी मैग्निफिकेशन क्या होगा माइनस में आएगा तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा तो जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। मैग्निफिकेशन क्या आया, माइनस में आया था, इमेज कैसी है, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड क्यों बोला,
क्योंकि इमेज की देखो हाइट कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव मतलब आपको पढ़ाया था, नेगेटिव कब होती है, जब एक्सेस के नीचे बनती है, तो इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के हम सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि पोजीशन क्या बनेगी, नेचर क्या बनेगा, और जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी। यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रिफ्रैक्शन टॉपिक कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसको अच्छे से समझेंगे कि आपने जब देखा होगा कि जैसे आपके जो टैंक वगैरह रहते हैं उनमें पानी जब जब वो खाली रहते हैं तब उनकी सरफेस को आप देखोगे, जब उनका बॉटम रहता है सबसे नीचे वाली सरफेस, और अगर जब आप उसमें पानी भर दो तो उसकी जो सरफेस है नीचे वाली वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखती है। एक तो ये हो गया। या फिर आप कभी भी एक बड़ी सी पेंसिल या बड़ी सी रॉड लेके आप पानी में आधी डालोगे तो ऊपर की जो आपकी मतलब रॉड रहेगी वो अलग दिखेगी और नीचे की थोड़ी डिस्प्लेस दिखेगी, थोड़ी अलग दिखेगी। मतलब ऐसी अगर रॉड है तो वो आपको एक ही लाइन में नहीं दिखेगी, यहाँ की जो नीचे पानी के अंदर वाली है वो थोड़ी सी डिस्प्लेस दिखेगी। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना। और ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि ये सिर्फ इसके पीछे जो प्रोसेस है वो है रिफ्रैक्शन की प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, जो हमारी आंखों में लाइट आती है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आती है। मतलब पानी के अंदर से जो पानी के अंदर जितना ऑब्जेक्ट है वहां से लाइट अलग डायरेक्शन से आ रही है, और जो ऊपर वाला मीडियम था उसमें से लाइट अलग डायरेक्शन से आ रही है। तो रिफ्रैक्शन को क्या बोल सकते हैं, अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस। मतलब बहुत सारी चीजें हमें पानी में हैं या किसी भी मतलब और सब्सटेंस उनमें जब रखी होती हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे डिस्प्लेस हो गई हो। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ लेमन kept in a water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size। कि जो नींबू रहता है अगर हम उसको पानी में रख दें तो वो अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखता है। एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। तो मतलब कितना साइज उसका बड़ा दिखता है, कितना साइज उसका छोटा दिखता है, ये अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे पानी में अलग दिखेगा, अगर आप उसको कुछ ऑयल में रख दो तो अलग दिखेगा। तो ये दूसरे दूसरे मीडियम पे डिपेंड करता है। लाइट गोज नॉट ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। ठीक है, तो सारे मीडिया में लाइट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती है। इट अपियर्स when traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in second medium changes। ठीक है, तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके चेंज हो जाती है। इसी डायरेक्शन चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर ये मीडियम वन है, मान लो यहाँ पे एयर है और यहाँ मान लो वाटर है। हेलो स्टूडेंट्स, ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो ये सीधी नहीं निकलेगी, ये क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेगी। ये सीधी नहीं जाएगी, इसको ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसी नहीं जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन की। लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। अब बात करते हैं लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज क्यों होती है। लाइट की डायरेक्शन चेंज इसलिए होती है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। एयर में स्पीड कुछ और होती है, वाटर में स्पीड कुछ और होती है। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, वैक्यूम में होती है। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, हेलो 3 इंटू इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन है वो आप लोग लाइट करना। की स्पीड होती है वैक्यूम और में, 11th के साथ साथ आपका ये स्लाइटली कम, चैप्टर भी थोड़ी खत्म सी हो कमी जाएगा। एयर हम में लोग बात होती है, करेंगे मतलब अगली एयर में वीडियो भी में इतनी अगले ही मान चैप्टर की। सकते हो आप। आज के लिए इतना ही। इसके बाद लाइट की स्पीड वाटर में थोड़ी सी ज्यादा होती है और उससे कम किस में होती है, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा एयर में, फिर वाटर में, फिर सॉलिड में। तो आपको ये फेनोमेना है जो रिफ्रैक्शन की फेनोमेना है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाली आपकी एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, वो वाली समझते हैं थोड़ा कि आपको क्या लेना है। एक रेक्टेंगुलर क्या लेना है, ग्लास स्लैब लेना है। ग्लास स्लैब का मतलब है जो आपका क्यूबॉइड का शेप का जो ग्लास रहता है, कांच का वो थोड़ा रहता है बिल्कुल क्यूबॉइड शेप का, वो लेना है। यहाँ पे क्या करोगे आप, इस एक्टिविटी में क्या करोगे, आपको इन दिस एक्टिविटी फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। ठीक है, आपको क्या करना है, एक
एक ड्राइंग बोर्ड रहता है, उस पर क्या करना है आपको, ड्राइंग पिन से क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब रखनी है। एक रेक्टेंगुलर स्लैब रख दिया आपने पेज पे। अब क्या करोगे, यहाँ पे एक ही लाइन में आप 2 पिन लगाओगे। यहाँ पे एक ही लाइन में आप 2 पिन लगाओगे, और 2 पिन से आपको कैसा लगेगा कि लाइट की डायरेक्शन, अगर लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, जब आप उसको इस तरफ से देखोगे, जब आप उसको इस तरफ से देखोगे, आपको दोनों तरफ की जो जो मतलब दोनों पॉइंट हैं आपको एक ही डायरेक्शन में देखने हैं, तो आपको कैसा लगेगा, वो यहाँ से होके निकल रही है। अब ये क्यों होता है ये भी देखेंगे हम, क्योंकि लाइट जब भी एयर से वाटर में, मतलब एयर से ऊपर एयर थी और यहाँ गिलास था, एयर से गिलास में ट्रेवल कर रही है, तो क्या हो रहा है, लाइट की स्पीड चेंज होगी। एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा थी, ग्लास में थोड़ी सी कम होगी। तो ये था, आपको रिफ्लेक्शन में ही पढ़ाया था, नॉर्मल लाइन होती है। एक नॉर्मल लाइन होती है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे ये लाइट की डायरेक्शन ऐसी जानी चाहिए थी, कैसी, यहाँ पे जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गई, थोड़ी सी यहाँ पे झुक गई। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो इसको बोल देंगे I1, इसको बोल देंगे R1। अब ये लाइट यहाँ से आ रही है तो कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ भी एक नॉर्मल लाइन होगी। यहाँ पे क्या करेगा, अब ग्लास से वाटर फिर से एयर में जा रही है तो फिर डायरेक्शन चेंज करेगी। वैसे इसको ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन ये फिर से डायरेक्शन चेंज करके ये कैसी चली जाएगी, चली जाएगी। और जो पहले वाली रे थी वो ऐसी जानी चाहिए थी। यहाँ पे ये फिर I2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। मतलब इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हो कि आपकी जो एक्चुअल रे थी और आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गई है, लेकिन पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाएंगी। डिस्प्लेस क्यों होंगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। अब हमको पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 2 लॉ पढ़ना है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अभी बताया कि रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट को चेंज होने से होता है। तो जो पहला लॉ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पहला लॉ सेम होगा जो आपने वहां पे पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, कि आपकी जो इंसिडेंस रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगी, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। दूसरा आपका जो लॉ है वो है एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये दोनों लॉ आपको याद रखने हैं। और ये दूसरा वाला जो लॉ है जो दूसरा वाला लॉ है, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट रहेगा। और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इस दूसरे वाले लॉ को स्नेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया था, तो इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं हम इसको, स्नेल्स लॉ। तो इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।